फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश है तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा जो कि बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड है। इस मॉक टेस्ट को करके आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 से लेकर 55 है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, यानी आपको राइट ऑप्शन फिल करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, नहीं क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछ रहा है गिव मी द बुक आई गेव यू। तो इसमें जो आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो है व्हाट, विच, दोस या हुज। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना चाहिए कि एक्चुअल में वो किस फॉर्मेट में दिया है। लिखा है गिव मी द बुक, यानी मुझे वो किताब दो। आई गेव यू, मैंने तुम्हें दी थी, यानी मुझे वह किताब दो जो मैंने तुम्हें दी थी। आप देखिए इसमें ऑप्शन हमारा है व्हाट, विच, दोज या हुज। हमारी बात किसके लिए हो रही है? बुक के लिए। और बुक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए जो कंजक्शन है जो के लिए वो लगेगा विच। तो जिस ऑप्शन में विच आया है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, इसमें विच आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। प्रशांत एंड किन टू आर माई। इसमें आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं कज़न ब्रदर्स, कज़न्स, कज़न रिलेटिव्स। तो कज़न रिलेटिव्स तो हो ही नहीं सकता है। तो अब आप देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन बचे हैं, कज़न, कज़न्स, कज़न ब्रदर्स। कज़न भी नहीं होगा। कज़न क्यों नहीं होगा यहाँ पर? क्योंकि 2 लोगों के बीच में बात की जा रही है ना, तो कज़न नहीं होगा। तो अब आपके सामने बचे 2 ऑप्शन, कज़न ब्रदर्स और कज़न्स। देखिए, जो कज़न होता है, कज़न मीन्स ही होता है चचेरा, ममेरा या फुफेरा भाई या बहन। उसके लिए ब्रदर या सिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में ब्रदर्स लगा हुआ है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कज़न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। द बुके मी 500 रुपीज़। आपको इसमें वर्ब कंप्लीट करके लिखनी है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हैं, हैव कॉस्टेड, विल हैव कॉस्टेड, मस्ट कॉस्टेड और कॉस्ट। देखिए, जो कॉस्ट एक वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या फिर थर्ड फॉर्म हो, ये तीनों फॉर्म इसकी कॉस्ट ही रहती हैं। तो इसमें हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे और सेकंड फॉर्म हमारी क्या होगी? कॉस्ट होगी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है मेनी मैन वुड वेलकम सच अ चांस। देखिए, ऐसे तो मैनी के साथ बहुवचन ना हमारा नाउन लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? सिंगुलर लगा है। जब सिंगुलर लगा है इसका मतलब है कोई सिंगल आ या एन लगना चाहिए, है ना? आ लगेगा या फिर ऑप्शन में आपका क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। तो देखिए, आपको एक एन दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? आ दिखाई दे रहा है। 0 आर्टिकल वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। या फिर आ आना चाहिए या फिर एन आना चाहिए, ठीक? क्योंकि हमारा जो मैन जो है वो किससे शुरू हो रहा है? जो मैन है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है? देख सकते हैं मैन जो है वो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है? आ लगता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? सही, आ होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, जिस भी ऑप्शन में आपको आ दिखाई दे रहा हो वही ऑप्शन आपका राइट है। तो हमारा आ किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। हाउ टाइम डिड यू स्पेंड ऑन योर होमवर्क। तो हाउ, देखिए, जो हाउ के साथ मैनी लगेगा या फिर मच लगेगा, क्या लगेगा? बाकी तो ये दोनों रॉन्ग है। हाउ के साथ देखते हैं हमें आगे क्या लिखा है। टाइम लिखा है ना। टाइम जो हमारा लिखा है वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? टाइम को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना। अगर कोई चीज़ गिनी नहीं जा सकती तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल के साथ मेनी लगता है कि मच लगता है? मच लगता है। अगर काउंटेबल होगा तो मेनी लगाएंगे, अगर अनकाउंटेबल है तो क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे। इसलिए जिस ऑप्शन में भी मच है वो राइट है और ऑप्शन नंबर बी इस तरह से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 58 तक आपको क्या करना है? अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं आपको, यानी एक वर्ड आपके सामने दिया गया, उसका आपको जो विलोम शब्द है उसे लिखना है ढूंढ के। आपका जो 56 क्वेश्चन है लिखा है एडमॉनिश। एडमॉनिश मीन्स होता है डांटना, फटकारना। इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। तो हम देख लेते हैं चारों जो हमारे सामने शब्द रखे हैं उनके क्या अर्थ होते हैं। तो वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, तो ये तो सिनोनिम सा लग रहा है ना, ये तो हो नहीं सकता है। प्लेज मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, तो ये भी नहीं हो सकता है। डिटेन मतलब होता है रोकना, रोके रखना, तो ये भी नहीं हो सकता है। इनकरेज, इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना ना,
तो इसका मतलब एडमोनिश मतलब होता है हतोत्साहित करना या किसी को डांटना, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी है। अगला हमारा है 57 कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल मतलब होता है सांसारिक, सांसारिक, ठीक। इसका जो ऑप्शन देखिए, अपसर्ड, अपसर्ड मतलब होता है बेतुका, डिमोलिश मतलब होता है नष्ट करना, मटेरियल मतलब होता है भौतिक, और स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक। तो आप देख सकते हैं अगर कॉर्पोरियल मतलब होगा कि सांसारिक, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, यानी जो डी ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब होता है बंदी बनाना, किसी को गुलाम बनाना। स्लेवरी मतलब तो पता ही गुलामी होती है, तो ये तो हो नहीं सकता इसका अपोजिट। फ्रीडम मतलब क्या होता है, फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, तो कैप्टिविटी का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, आज़ादी हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 से लेकर 61 तक जो हमारे क्वेश्चन दिए होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर आंसर होंगे, यानी कि हमारे जो सिनोनिम्स दिए होंगे, ठीक, पर्यायवाची दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया है अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है छोड़ना, यानी किसी चीज़ को त्याग देना या फिर छोड़ देना। इसके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला लिखा है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ मतलब होता है बिखरना, तो ये तो आंसर आपको समझ लीजिए कि आपका रॉन्ग लिखा हुआ है ना। अबेंडन मतलब अगर त्यागना होता है तो उसका सिनोनिम लिखना है ना, इसका पर्यायवाची लिखना है। डिफ्यूज़ मतलब होता है बिखरना, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब होता है दुखी होना, त्यागना और दुखी होना कोई मेल ही नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डिस्डेन में मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना, ये भी रॉन्ग हमारा हो गया। डिस्कार्ड मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, और अबेंडन मतलब क्या होता था, छोड़ देना या त्याग देना, एक ही बात है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है बेनाइन। बेनाइन मतलब होता है हितकारी या फिर दयालु, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है होपफुल। होपफुल मतलब पता ही आशावादी होता है, आशाजनक होता है। बी ऑप्शन देखिए रेडिएंट। रेडिएंट मतलब चमकीला। मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अहितकर होना। और काइंडली मतलब होता है दयालु। तो अभी आपको बताया गया है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया है बेनाइन, बेनाइन मतलब होता है दयालु और या हितकारी, तो काइंडली मीन्स क्या होता है, काइंडली मतलब भी दयालु होता है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। 61 देखिए, ड्यूबियस। ड्यूबियस मतलब होता है शंकालु, निशक करने वाला। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, ट्रेचेरियस। ट्रेचेरियस मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो दुष्ट हो या विश्वासघाती हो उसको बोलेंगे। डाउटफुल मतलब क्या होता है, डाउटफुल मतलब होता है संदेहजनक, यानी कि यही ऑप्शन जो हमारा है वो राइट है, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो राइट है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर 64 तो जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, इडियम्स फ्रेजेस दिए गए हैं। आपके सामने एक इडियम दिया है, आपको जो आंसर राइट लगे वो आपको लिखना है। सबसे पहले 62 देखिए। 62 में लिखा है गिविंग वन सेल्फ एयर्स। गिविंग वन सेल्फ एयर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से से या बदतमीज़ी से व्यवहार करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी इसका मीनिंग जो होता है बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार करना। तो देख लीजिए इसके ऑप्शन क्या दिया है, इन कन्फ्यूज़न, तो असमंजस में तो नहीं होता है। रेडी टू एक्ट, काम करने के लिए तैयार है ना, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बिहेविंग एरोगेंटली, यानी किसी से बुरी तरह व्यवहार करना या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में व्यवहार करना, गिविंग वन सेल्फ एयर्स इसका मीनिंग होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है टू स्मेल अ रेड। टू स्मेल अ रेड मीन्स होता है खतरे का अनुमान लगाना या खतरे का अंदाज़ा हो जाना। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है टू डिटेक्ट बैड स्मेल, बुरी सुगंध आना यानी दुर्गंध आना। टू मिस अंडरस्टैंड यानी किसी बात को समझ ना पाना। टू सस्पेक्ट हिडन डेंजर, छिपे हुए खतरे को समझ लेना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू सस्पेक्ट हिडन डेंजर, यानी हमारा जो आंसर सी है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। क्वेश्चन नंबर 64 जो दिया है वो है एक्लीज हील। एक्लीज हील मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी, किसी चीज़ में आपको जो कमज़ोरी होती है उसको इसके लिए यूज़ होता है। ऑप्शन देखिए लिखा है द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, यानी सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट आपका जो बिंदु है वो, ये आपका जो आंसर है वो सही नहीं है। दूसरा देखिए लिखा है फैटल वीकनेस, यानी घातक कमज़ोरी, तो यही आंसर जो हमारा है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 से लेकर 69 जो है वो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 लिखा है इट इज़ टाइम टू शट द शॉप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी कोई सेंटेंस हमारा इट इज़ टाइम टू से शुरू होता है तो उसे हम कैसे बनाते हैं। देखिए जब भी हमारे सामने कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम टू से शुरू होता है तो वो सेंटेंस बनाया जाता है इस तरह से,
यानी सबसे पहले हम लिखते हैं इट इज़ टाइम, उसके बाद लगाते हैं फॉर, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लिखते हैं टू, और फिर लिखते हैं बी, और फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसके बाद लिख लेंगे, यानी एक्स्ट्रा वर्ड अगर आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो बिल्कुल राइट है। यानी कि हम देखेंगे किसमें इट इज़ टाइम फॉर आया है। तो पहले में आपको इट इज़ टाइम फॉर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे में इट इज़ टाइम फॉर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें के बाद क्या आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली जो वर्ब लगा दी गई, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस नंबर सी देखिए, इट इज़ टाइम दैट आया, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें दैट आना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, देखिए इट इज़ टाइम आया है, फिर फॉर आया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया द शॉप, उसके बाद क्या है टू आया, फिर बी आया, फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आई। यानी जो हमारा डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है क्योंकि वो इसी फॉर्मूले पर बना हुआ है, यानी हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ओपन द डोर। ये सेंटेंस देख सकते हैं कि आप हमारी वर्ब से शुरू हुआ यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसको कुछ इस तरह से बनाया जाएगा, यानी सबसे पहले लिखेंगे हम लेट, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे बी, और फिर लिखेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसके बाद लिखेंगे। तो अब आप देखिए कि किस फॉर्म, कौन सा सेंटेंस इस फॉर्मूले पे बना है। सबसे पहले लेट की, इसमें तो लेट आया ही नहीं, यानी ये नहीं सही होगा। लेट इसमें आया, ठीक है, इसमें भी लेट आया, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा, द डोर, द डोर किस में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, तो बी भी आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म भी आ गई। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट है। राइट जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। लिखा है द सर्जन ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारी वर्ब कौन सी लगी हुई है, कौन सी वर्ब आई है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में होने पर आपको पता होना चाहिए कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगी। तो आप चेक करिए कि सेंटेंस में वॉज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आई है। सेंटेंस नंबर 1 में क्या आई है, नहीं आई है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेंटेंस नंबर बी में आई है, हाँ ये आई है, चलो ये सही हो सकता है हमारा। सेंटेंस नंबर सी में आया, नहीं आया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सेंटेंस नंबर डी में आया, नहीं आया, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट है क्योंकि एकमात्र ये ऑप्शन है इसमें वॉज के साथ थर्ड फॉर्म प्रयोग हुई है, और ये कौन सी फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म लगी थी, यानी पास्ट इंडेफिनिट में था। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी होगा तो वॉज के साथ आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 लिखा है शी इज़ टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस जो हमारा लिखा है वो किस टेंस में लिखा हुआ है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब प्रेजेंट टू कॉन्टिन्यूअस है। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा यानी इस एम आर के साथ आईएनजी लगी होगी, तो आप जब पैसिव बनाएंगे तो इस एम आर के बाद बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो आप देखिए बीइंग किस में लगा हुआ है, पहले सेंटेंस में क्या लगा है, नहीं लगा, तो पहले सेंटेंस तो बिल्कुल राइट हो ही नहीं सकता। दूसरे में लगा है, हाँ लगा है, चलो ये देख लेंगे बाद में से। सी वाले में लगा है, नहीं लगा है। डी वाले में लगा, हाँ लगा है। तो अब हमने देखा दो हमारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें बीइंग लगा है, लेकिन ध्यान रखना ये प्रेजेंट की वर्ब थी, इसमें इस आया, यानी जिसमें इस एम या आर आएगा वही वाला ऑप्शन राइट है। क्या हमारे बी वाले में इस एम आर आया, नहीं आया, वॉज वर आया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें आया इस, जी आया है, इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। नेग्लिजेंस कॉजेस मेनी सीरियस एक्सीडेंट्स। तो आप देखिए इसमें क्या आया है, कॉजेस आया है ना, कॉज आया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हमें क्या करना है, सेंटेंस में देखना है कि इस एम आर के साथ थर्ड फॉर्म किस में लगी है। जब भी फर्स्ट फॉर्म आएगी पैसिव में हमें चेक करना है कि इस एम आर के साथ थर्ड फॉर्म किस में लगी है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है, इस लिखा है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं लिखी है। इसमें में लिखा है, नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। इसमें क्या लिखा है, वर्ड लिखा है, पास्ट की वर्ब है, भी गलत हो गया। ना ही ए सही है, ना ही बी सही है, ना ही सी सही है। डी वाला देखते हैं। अब डी में देख सकते हैं कि हमारा क्या है, मेनी सीरियस आया है, एक्सीडेंट्स, उसके बाद क्या है, आर आया, और आर के साथ क्या लगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर क्या बताया आपको लगी होगी, इस एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो इसका मतलब यही जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है।
क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 76 आपको एरर स्पॉटिंग है, यानी आपको सेंटेंस में कोई एरर दिखाई देगा और आपको उस एरर को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है आई हैव नेवर डिसओबेड एंड नॉर विल नेवर डिसओबे माई एल्डर्स। तो आपको बताइए किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रहा है। देखिए जो आपका पार्ट बी है उसमें एरर दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए दो नेगेटिव वर्ड साथ साथ में यूज़ किए गए हैं और दो नेगेटिव वर्ड एक साथ में यूज़ नहीं किए जा सकते, इसीलिए ये हमारा जो बी पार्ट है वो रॉन्ग है। हमें नॉर को या नेवर को हटा देना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ मोर बेटर देन द अर्लियर वन। देखिए सेंटेंस में आपको कौन से पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं जो पार्ट नंबर सी है उसमें एरर दिखाई दे रहा है। कैसे, इसमें दो कंपेरेटिव डिग्रीज लगी हुई है, मोर भी लगा और बेटर भी लगा। बेटर अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री, इसके लिए मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए सी पार्ट जो है वो एरर इसमें पाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए स्कैर्सली ही एंटर्ड द रूम व्हेन आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। ध्यान रखिए जब भी स्कैर्सली आएगा अपने साथ हमेशा हैड लेगा, हैड आना चाहिए इसके पास में, ठीक। हार्डली या स्कैर्सली अपने साथ हमेशा हैड लेते हैं, तो इसमें हैड नहीं लिखा है, इसका मतलब ये पार्ट ही हमारा क्या है, रॉन्ग है, यानी ए पार्ट में हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 73 चार्ल्स डिक्सन इज फेमस एज अ नॉवेलिस्ट एंड एन एसेइस्ट। इसमें किस पार्ट में एरर है, देख सकते हैं कि आप इसमें जो डी पार्ट है उसमें एरर है। कैसे एरर है, देखिए इसमें जो हमारे आर्टिकल्स लगे हैं वो नॉवेलिस्ट के साथ भी लगा है और एसेइस्ट के साथ भी लगा है। जब हम किसी एक ही व्यक्ति के लिए बात कर रहे होते हैं, चार्ल्स डिक्सन एक ही व्यक्ति तो है, जब हम एक ही व्यक्ति के लिए बात कर रहे होंगे तो हमारा जो आर्टिकल होगा वो केवल पहले ही जो शब्द होगा उसके साथ लगेगा, दूसरे के साथ में नहीं लगेगा। इसलिए जो यहाँ पे एंड लगा है वो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर दो व्यक्ति होते तब दोनों वर्ड के साथ में आर्टिकल लगता, लेकिन व्यक्ति एक ही है तो केवल पहले जो वर्ड है उसके साथ में हमारा आर्टिकल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आई हैव रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे। आप देख सकते हैं यहाँ पे यस्टरडे आया है, यस्टरडे आया है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनना चाहिए और इसमें बना किस में, बना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आपको समझ आना चाहिए कि इसमें एरर क्या है। पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, इसलिए इसमें जो हैव है वो नहीं होना चाहिए था। सेंटेंस होना चाहिए था आई रेड दिस न्यूज़ यस्टरडे। इसीलिए सेंटेंस में जो एरर है वो किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए लिखा है अनलेस यू डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट आई से यू विल नॉट सक्सीड। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी अनलेस आता है ना तो अनलेस अपने सेंटेंस में डू नॉट का यूज़ यानी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करता। अनलेस मीन्स होता ही है जब तक ना, तो वो खुद ही नेगेटिव वर्ड है, इसलिए उस सेंटेंस में कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। और इसमें डू नॉट आया है इसलिए यही सेंटेंस हमारा क्या है, एरर है। सेंटेंस में इसमें डू नॉट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनी वन टू एंटर इन टू द हॉल। इस सेंटेंस में बताइए आपको क्या एरर दिखाई दे रहा है। द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनी वन टू एंटर इन टू द हॉल। याद रखिए जो वर्ब एंटर है अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती है, यानी इनटू यहाँ पर नहीं होना चाहिए था कि डायरेक्टली सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा द पुलिस वुड नॉट अलाउ एनी वन टू एंटर द हॉल, यानी इन टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। इस पार्ट में ही एरर है क्योंकि एंटर अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता। देखिए जो मॉक टेस्ट हम आज कर रहे हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट आपको बाद में प्रोवाइड कराया जाएगा नेक्स्ट डे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो और आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो साथ ही साथ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।